हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल है? आशा करता हूँ सभी खुश एवं स्वस्थ होंगे। बच्चों, हम लोग जीएसटी के चैप्टर में चल रहे हैं और जीएसटी में पिछले टाइम में हमने कुछ बातें बताई थी। आशा करता हूँ आपने उनको ठीक से समझ लिया होगा, रिवाइज किया होगा। ये अकाउंटिंग है जीएसटी की। अकाउंटिंग किस तरीके से करते हैं, तो उसमें जो टर्म्स यूज करते हैं उनके बारे में कई टर्म्स जो है ना नए नए होते हैं आप लोगों के लिए, तो वो हमने बताए थे। आज उन्हीं में दो तीन टर्म्स और रह गए हैं, उसके बाद हम अकाउंट्स की तरफ मूव करेंगे। तो आओ बच्चों, शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी पिछली बार जो हमने नहीं बताया था वो था इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। बच्चों, एक बात तो समझ गए होंगे कि इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी क्या होता है। जीएसटी के बारे में बात करी थी हमने, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी आपको नहीं बताया था। तो आज इनको बाइफरकेट करके बताते हैं कि इनपुट क्या है। इनपुट जीएसटी ऐसे समझिए एक सरल भाषा में, जिस जीएसटी का हम पेमेंट करते हैं, जो हम जीएसटी के रूप में अमाउंट पेमेंट करते हैं उसको इनपुट जीएसटी कहते हैं, और जो अमाउंट हम कलेक्ट करते हैं उसको आउटपुट जीएसटी कहते हैं। बात समझ गए? अब इसको थोड़ा सा हम अच्छी तरीके से आपको समझा दें तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक विजय पाल एंड सन्स, ये कोई फर्म है। विजय पाल एंड सन्स एक फर्म है जो व्यापार कर रही है। अब इस विजय पाल एंड सन्स ने सबसे पहले क्या करेगी, जब शुरू करेगी फर्म तो परचेज करेगी। क्या परचेज करेगी? रॉ मटेरियल और मटेरियल। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो रॉ मटेरियल कुछ परचेज करेगी। अगर ये शॉप वगैरह रिटेल ट्रेडर है तो अपने दुकान में सामान भरेगी। अब इसने ये परचेज किया तो नेचुरल सी बात है ये किसी के पास जाएगी, सेलर के पास जाएगी। जो जिसके पास इसका माल होगा उसके पास जाएगा। अब जब सेलर के पास जाएगा वो इसको माल जब बेचेगा, सेल्स करेगा तो जीएसटी लगाएगा। जब सेलर के पास जाएगा और सेलर अपना माल इसको बेचेगा तो ये जीएसटी लगाएगा। तो ये हो जाएगा उस टाइम परचेजर। इस टाइम ये होगा परचेजर, माल परचेज कर रहा है। और जब माल परचेज कर रहा है तो हमने आपको बताया था इसकी डेफिनेशन में हर पॉइंट ऑफ सेल्स में जीएसटी लगेगा। तो अब चूंकि ये सेलर है और ये सेल कर रहा है तो जीएसटी लगाएगा। और ये जीएसटी जो पेमेंट किसको करना पड़ेगा? जो परचेज कर रहा है। विजय पाल एंड सन्स परचेज कर रहा है तो ये उस टाइम परचेजर हो गया। और परचेजर जब जीएसटी का पेमेंट करेगा तो उसको हम कहेंगे इनपुट जीएसटी। ये हो जाएगा आपका इनपुट जीएसटी। ठीक। दूसरी तरफ जब ये सेल्स करेगा, इसी माल को जब ये बना के या अपनी दुकान में से सेल करेगा तो ये जीएसटी लगाएगा और ये जीएसटी कलेक्ट करेगा। ये कलेक्ट करेगा, ये तो पेमेंट करेगा, ये तो पेमेंट करेगा और ये जीएसटी कलेक्ट करेगा। और तब ये हो जाएगी आउटपुट जीएसटी। आपको बात समझ में आ गई होगी।
जब हम व्यापार करते हैं तो हमें माल खरीदना भी पड़ता है, संपत्तियां खरीदनी भी पड़ती हैं। अब हमने माल खरीदा है, जब हमने व्यापार शुरू किया तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले दुकान खरीदेंगे या फैक्ट्री के लिए कोई जगह खरीदेंगे, फिर उसको बनवाएंगे। तो इन सब चीज़ों में हमें परचेजिंग करनी पड़ेगी, और परचेजिंग करेंगे तो जो सेल करेगा वो जीएसटी लगाएगा। उस जीएसटी को बोलेंगे इनपुट जीएसटी, या जो भी हमें जीएसटी के रूप में अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा उसको हम बोलेंगे इनपुट जीएसटी। इनपुट क्यों बोलते हैं भाई? हम पेमेंट कर रहे हैं तो इनपुट क्यों हो गया? वो जीएसटी से संबंधित नहीं, हम माल परचेज कर रहे हैं, जो माल हमारे पास आ रहा है, इसलिए हम उसको इनपुट बोलते हैं, इसलिए हम उसको इनपुट जीएसटी कर रहे हैं। और वहाँ आउटपुट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम माल सेल कर रहे हैं, उस पर जो जीएसटी हम कलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए उसको आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो इनपुट जीएसटी क्या है और आउटपुट जीएसटी क्या है? अब बच्चों, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ गई? इनको अलग अलग करने की ज़रूरत क्या पड़ गई? क्यों ऐसा बनाया गया? हमने आपको बताया था कि जीएसटी जो है कास्केडिंग इफेक्ट को कम करता है। जीएसटी कास्केडिंग इफेक्ट को कम करता है या रिमूव करता है। तो वो कैसे रिमूव करता है? वो इसके थ्रू, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी के थ्रू करता है। इनपुट जीएसटी में जो आपने जीएसटी पेमेंट किया है और आउटपुट जीएसटी में जो जीएसटी आपने कलेक्ट किया है, इन दोनों को सेट ऑफ किया जाता है। जितना आपने पेमेंट कर दिया, जितना आपने पेमेंट ऑलरेडी कर दिया और जो आपके पास आया, दोनों को डिफरेंस मिला के गवर्नमेंट ये कहती है हमें पूरा जीएसटी नहीं देना है। आप क्या करिए कि जो आपने कलेक्ट किया है उसमें से जो ऑलरेडी आप पेमेंट कर चुके हैं उसको माइनस कर दीजिए, बाकी जो बचे वो मुझे पेमेंट करिए। और वो कब तक पेमेंट किया जाएगा? वो लास्ट टाइम तक, जब तक उसका कंज्यूमर नहीं मिल जाएगा तब तक अगर वो सेल होता रहेगा तो उस पर जीएसटी लगता रहेगा। इसको एक उदाहरण से समझो। मान लो इन्होंने 50,000 का माल खरीदा। इन्होंने कितने का माल खरीदा? 50,000 रुपये का, और जीएसटी है इस पर 12%। तो कितना? 6,000 हो गया। इन्होंने 56,000 पेमेंट कर दिया और ये जीएसटी पेमेंट कर दिया, जीएसटी पेमेंट कर दिया, और इसी को हम बोलेंगे इनपुट जीएसटी। बात समझ में आ गई? 6,000 जो इन्होंने आपके विजयपाल एंड सन्स ने 50,000 का माल खरीदा और उसमें 6,000 का जीएसटी पेमेंट कर दिया, ये इनके लिए हो गया इनपुट जीएसटी। विजयपाल एंड सन्स के लिए क्या हो गया? इनपुट जीएसटी। अब इसी 50,000 के माल को इन्होंने 60,000 में बेच दिया, सेल कर दिया। ये तो परचेज किया था, ये किया था परचेज। 50,000 का तो परचेज किया था। अब इन्होंने इसको 60,000 में सेल कर दिया। जीएसटी का रेट वही 12% है, तो इन्होंने जीएसटी कलेक्ट की 7,200 जीएसटी कलेक्ट करें, या इसको बोलेंगे आउटपुट जीएसटी। समझ में आ गई? जीएसटी इन्होंने पेमेंट किया 6,000 का और कलेक्ट कर ली 7,200। अब बच्चों, सरकार क्या कहती है कि मुझे ये 7,200 नहीं चाहिए। अगर वो 7,200 ले लेती है तो इसका मतलब ये है कि 50,000 का जो माल खरीदा था उसने, उसमें भी इसने ले लिया और कास्केडिंग इफेक्ट लागू हो गया, रिमूव नहीं हुआ कि टैक्स के ऊपर हमने टैक्स लगा दिया। ये कहते हैं कि ये टैक्स आपने 50,000 के ऊपर ऑलरेडी लगा लिया है, इसको ना देके आप हमारे ऊपर जो आपने ये 10,000 रुपये एडिशनल फ़ायदा लिया है उस पर आप हमें 1,200 रुपये जो टैक्स है केवल ये पेमेंट कर दीजिए। आप क्या पेमेंट कर दीजिए? 6,000 का आपने ऑलरेडी कर दिया, 7,200 आपने और कलेक्ट किए, तो आप जो डिफरेंस है 1,200 का ये मुझे पेमेंट कर दीजिए। कास्केडिंग इफेक्ट तभी तो खत्म होगा। अगर ये इस पर भी लगा देंगे, ये पूरा पेमेंट ले लेंगे, तो 50,000 रुपये पर
ऑलरेडी 6,000 रुपये टैक्स लग चुका है, तो उसकी कॉस्ट हो जाएगी 56,000। समझ गए बात? तो इसलिए इसको ख़त्म करने के लिए सरकार कहती है कि नहीं, जब वो अगला आदमी बेचेगा और वो जो एडिशनल वैल्यू ऐड करेगा, जो एडिशनल वैल्यू उसमें ऐड करेगा, केवल उसके ऊपर हमें टैक्स चाहिए, हमें पूरे पर टैक्स नहीं चाहिए। तो ये इस तरीके से इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी इसलिए ये लगाया गया, इसलिए ये इस तरीके से ये काम करता है। और बच्चों, वैल्यू एडिड, हमने आपको एक वर्ड बोला वैल्यू एडिड, और वैल्यू एडिड क्या है ये मैं आपको बताता हूँ और ये किस तरीके से काम करता है। जीएसटी को हम बोलेंगे वैल्यू एडेड टैक्स। इसको क्या बोलते हैं? वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का क्या मतलब है? जितनी एडिशनल वैल्यू अगले आदमी ने लगाई, एक से परचेज किया, दूसरे को सेल किया, इस बीच में जितने उसने वैल्यू ऐड की, केवल उस पर टैक्स देना है, केवल उस पर टैक्स देना है। अब इसको किस तरीके से, मैं चार्ट से आपको इसको भी समझाता हूँ। एक मान लो ये हो गया आपका पार्टिकुलर्स, ये हो गया आपका बिल अमाउंट, वैल्यू एडिड, जीएसटी चार्ज्ड, जीएसटी सेट ऑफ और जीएसटी पेबल। अब बच्चों, इसमें जीएसटी सेट ऑफ एक नया वर्ड आपको हम बता रहे हैं। जीएसटी सेट ऑफ क्या है? जो हमने बताया कि 50,000 रुपये पे 6,000 रुपये आपने, जो उस फर्म ने ऑलरेडी टैक्स पेमेंट किया था, और जब उसने सेल किया तो उसने 7,200 रुपये कलेक्ट किए, तो 7,200 में से 6,000 वो अपने वापस ले लेगा। इसको जीएसटी, इसको सेट ऑफ कहते हैं। इसको क्या करेंगे? सेट ऑफ, जीएसटी सेट ऑफ। उसने जो 6,000 दिया था उसको वापस ले लिया, और जो बाकी बचा 1,200 वो दे दिया। तो इसको हमने जो कलेक्ट किया है और जो पिछला पेमेंट किया है उसको जो एडजस्ट करते हैं उसको जीएसटी सेट ऑफ कहते हैं। ठीक। अब मान लीजिए विजय पाल एंड सन्स sold mobiles, sold 10 mobiles, लिख लो इसमें, sold 10 mobiles at the rate of rupees 10,000 each plus GST 5%. विजय पाल एंड सन्स ने 10 मोबाइल सेल किए। इसमें फर्म का भी नाम, सोल्ड 10 मोबाइल्स टू विजेता इलेक्ट्रॉनिक्स, ये और ऐड कर दो। विजय पाल एंड सन्स सोल्ड 10 मोबाइल्स टू विजेता इलेक्ट्रॉनिक्स एट द रेट ऑफ 10,000 ईच। जीएसटी है 5%। अब देखो बच्चों,
कैसे काम करेगा ये? इसका मोबाइल का 10,000 के हिसाब से इसका बिल अमाउंट हो गया 1 लाख रुपीज़। कितना हो गया? 1 लाख। अब इसमें 5% का अगर बिल अमाउंट तो ये हो गया, लेकिन वैल्यू एडिड क्या रहेगा? वैल्यू एडिड पूरा यही है, क्योंकि इसने पूरा पेमेंट किया है, इसका पीछे का कोई हिसाब नहीं है अपने पास। हम यहाँ से शुरू हो रहे हैं तो इसका वैल्यू एडिड 1 लाख ही मानेंगे। अब इस पर जीएसटी चार्ज हो गया 5,000, ठीक है ना? 5% से 5,000 जीएसटी चार्ज हो गया। जीएसटी सेट ऑफ इसलिए नहीं हुआ कि हमें पिछला इसका ट्रांजेक्शन कोई पता नहीं, हमारे पास है नहीं रिकॉर्ड, लिहाजा कोई जीएसटी सेट ऑफ नहीं होगा और इसको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा 5,000 का। बात समझ गए? जीएसटी जब हम विजयपाल एंड सन्स ने विजेता इलेक्ट्रॉनिक्स को सोल्ड किया माल, तो विजेता इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसने पेमेंट कर दिया 5,000, 1,05,000 का कर दिया और उसमें 5,000 रुपये जीएसटी का लग गया। अब विजेता इलेक्ट्रॉनिक्स sold 10 mobiles to Rama Computers at the rate of 12,000 each plus GST 5%। विजेता इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या किया कि फर्दर सेल किया, ये तो इसमें होलसेल में खरीदा होगा, अब इसने फर्दर एक रिटेल वाले को सेल कर दिया, रामा कंप्यूटर्स को 12,000 ईच के हिसाब से। तो इसकी कीमत बिल अमाउंट हो गया 1,20,000। 12,000 का एक बेचा तो 10 मोबाइल बेचे तो 1,20,000 हो गया। अब बच्चों वैल्यू एडिड में इसका कितना आया? 1 लाख तो था ही ऑलरेडी। वैल्यू एडिड में इसका 1,20,000 नहीं आया, ओनली 20,000 इसने वैल्यू एड की। कितनी ऐड की? केवल 20,000 रुपये का फायदा लिया है इसने, 20,000 रुपये फर्दर कर दिया। 1 लाख का तो था ही ऑलरेडी, 1,20,000 का बेचा तो इसने वैल्यू एड की 20,000 की। अब इसने जीएसटी चार्ज कितना हुआ इस पर? 60,000, ओ सॉरी 6,000, ठीक है ना? 5% से 120 पे 6,000 इसका जीएसटी चार्ज हुआ। अब इसको सेट ऑफ करना है, ये 5,000 ये ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है रामा। ये विजेता इलेक्ट्रॉनिक्स ने जब यहाँ से माल खरीदा था यहाँ से, तो इसने ऑलरेडी पेमेंट किया था 5,000, तो ये जीएसटी अपना यहाँ सेट ऑफ कर लेगा और गवर्नमेंट को केवल 1,000 पेमेंट करेगा। बात समझ में आ गई? क्यों करेगा? इसने वैल्यू ऐड की है 20,000 केवल। कितनी की? 20,000, और 20,000 का 5% होता है 1,000, तो उस लिहाज से ये 1,000 पेमेंट करेगा, या 5,000 ये ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है और 6,000 इसने कलेक्ट किया है, तो 6,000 माइनस 5,000 1,000 इसको पेमेंट और करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? आगे और चलते हैं। अब ये रामा कंप्यूटर्स बेचता है, रामा कंप्यूटर्स सोल्ड 10 mobiles to its consumers at the rate of 14,000 each plus 5% जीएसटी। ठीक है? रामा कंप्यूटर्स ने क्या किया कि अब ये अपने कस्टमर को बेच दिया। अब इसने अपने
कस्टमर को एक एक मोबाइल 14,000 ईच का सेल कर दिया। तो इसका बिल अमाउंट कितना हो गया? 1,40,000। ठीक है बच्चों, इसने कितना वैल्यू ऐड किया? इसने भी 20,000 का वैल्यू ऐड किया, क्योंकि इसने 120 का परचेज किया था, 140 का इसने सेल किया, तो इसने 20,000 का वैल्यू ऐड किया। अब बच्चों 14,000 से 5% जब लगाएंगे तो आ जाएगा 7,000। 7,000 इसने जीएसटी कलेक्ट किया। बात समझ रहे? आउटपुट जीएसटी इसके पास आ गया, क्योंकि जो कस्टमर को इसने दिया तो जीएसटी उस पर लगाएगा, तो वो 7,000 लगाया। अब इसने जीएसटी कितना ऑलरेडी पेमेंट किया था? 6,000। इसने जीएसटी 6,000 पेमेंट किया था। इसको भी 1,000 रुपये गवर्नमेंट को जमा करने पड़ेंगे। ठीक बात। अब बच्चों लास्ट में आता है कि ये टोटल का हमने बेचा कितने का? 1,40,000 पे। ठीक है ना? और 1,40,000 पे अगर हम जीएसटी 5% से लगाते हैं तो हमारा आता है 7,000। ठीक है ना? और गवर्नमेंट के पास 5, 1, 6 और 1 7,000। गवर्नमेंट के पास 7,000 टैक्स पहुंच गया। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई जितने का आपने माल बेचा है उस पर हमें पूरा जीएसटी मिल जाना चाहिए। 5% से 1,40,000 7,000 उसके पास इंस्टॉलमेंट में कुछ इन्होंने दिया, कुछ इन्होंने दिया, कुछ इन्होंने दिया, और उसके पास 7,000 पहुँच गए। लेकिन किसी पे भी डबल नहीं लगा। इन्होंने अपना यहाँ पे वसूल कर लिया, ठीक है ना, इन्होंने अपना यहाँ पे वसूल कर लिया। बात समझ आ गई? तो ये जीएसटी इस तरीके से सेट ऑफ होता जाता है जब तक कि कंज्यूमर के पास नहीं पहुंच जाता है। जब कंज्यूमर के पास पहुंच जाएगा तो फिर आगे जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि उसने तो कंज्यूम कर लिया। उसने तो जीएसटी का ये नियम है कि जब लास्ट पे पहुंच जाता है, कंज्यूमर के पास पहुंच जाता है, जो उसको कंज्यूम करता है, तो फिर जीएसटी सेट ऑफ नहीं होगा। तो फिर जीएसटी सेट ऑफ नहीं होगा। जब तक ये इसकी सेल होती रहेगी तब तक ये सेट ऑफ होता रहेगा। तो ये आपका इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी किस तरीके से सेट ऑफ होता है वो हमने आपको बता दिया। अब जो बात आती है कि कौन कौन से ऐसे आइटम कुछ हो सकते हैं जहाँ की जीएसटी लगता ही नहीं है, जहाँ की जीएसटी लगता नहीं है, तो वो कौन कौन से आइटम हो सकते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे कि गवर्नमेंट सर्विसेज को हमने गवर्नमेंट को कोई अपने सर्विसेज दे रहे हैं तो वहाँ हमारा नहीं लगेगा। कोई फॉरेन कंट्रीज़ की एम्बेसीज हैं, उनको हम कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ नहीं लगेगा। सैलरी किसी को दे रहे हैं, कोई नौकरी कर रहा है किसी डिपार्टमेंट में तो उस पर भी नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिकल आइटम्स, इलेक्ट्रिसिटी, इस पर भी जीएसटी नहीं लागू होगा। तो ये कुछ आइटम हैं जिन पर कि जीएसटी नहीं लगता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, जो सेटअप होता है, जैसे ये सेटअप है, अब ये कभी कभी क्या होता है कि हम पेमेंट कर देते हैं तो वो सेटअप कहाँ कहाँ करना है और कब कब वो उसको रिवर्स भी किया जाता है। जैसे सेटअप कर लिया हमने क्या किया है कि माल परचेज किया और माल सेल किया। अब उसमें क्या हुआ कि कुछ माल हमारे पास वापस आ गया या कुछ माल हमने वापस कर दिया। तो जब हम रिटर्न कर देते हैं कोई माल तो हमें वो जीएसटी वापस करनी पड़ती है, रिवर्स करना पड़ता है। वो अभी हम जर्नल एंट्री जब करेंगे ना तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ क्लियर करते चलेंगे। तो आओ अब चलते हैं अकाउंट्स की तरफ। अब अकाउंट्स में हम कुछ एंट्रीज करते हैं जिससे आपको और क्लियर होता चलेगा। ये आपको बताना इसलिए जरूरी था कि अभी जब आप जनरल एंट्रीज करेंगे तो आपको सब चीज़ पता होना चाहिए, सारे टर्म्स पता होनी चाहिए।
पहली एंट्री हो सकती है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश rupees 10,000 plus CGST and SGST at the rate of 6% each. फर्स्ट एंट्री आपके पास आती है कि आपने माल परचेज किया है 10,000 का और उस पर CGST और SGST 6% से लगाना है। इट मीन्स ये हो गया आपका इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन आप बात समझ रहे ना मेरी। इंट्रा स्टेट से क्या मतलब है कि जो हमने स्टेट के अंदर ही किसी से माल खरीदा है, जो माल हमने खरीदा है वो कोई हमारे स्टेट का ही है। परचेज में जो जनरल एंट्री करते हैं वो नॉर्मल एंट्री क्या करते हैं अपन, परचेजेस में एक्सपेंसेस बढ़ गया, जो एक्सपेंस बढ़ा तो हमें डेबिट करना है, और परचेज में एक्सपेंसेस बढ़ गया तो हमें डेबिट करना है, और डिक्रीज होता है तो हम क्रेडिट कर देते हैं। इसमें परचेज चूक किया हमने, परचेज बढ़ा है तो हम डेबिट कर देंगे। तो एंट्री अमूमन करते हैं जो वो ये करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक। दूसरी एंट्री कैश से किया है तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश हमारा डिक्रीज हो गया और जो डिक्रीज होता है इसको क्रेडिट कर देते हैं टू कैश अकाउंट। अब इसमें है CGST और SGST। तो CGST यहाँ पर लिखेंगे इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमको तीनों चीज़ों से पैसे मिल जाए ना, इसलिए हमें तीनों। परचेज कितने के किया हमने 10,000 का, 6% से लगाया तो 600 प्लस SGST 600, ये हो गया आपका 11,200। ठीक बच्चों, ये हमारी एंट्री बनती है, इनपुट CGST इनपुट SGST। अब बच्चों बात आती है कि हमने आपको परचेज बता दिया और कैश अकाउंट बता दिया, लेकिन CGST और SGST अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है ये तो बताया नहीं। CGST अकाउंट और SGST अकाउंट या IGST अकाउंट को जब हम कलेक्ट करते हैं और जब हम पेमेंट करते हैं, दो काम करते हैं। तो इसमें तो हमने पेमेंट किया है, जब पेमेंट किया है तो क्या अमूमन मानेंगे, इसको एक्सपेंस नहीं मानेंगे। पेमेंट ऑफ GST किसी भी फॉर्म में हो, SGST हो, CGST हो या IGST, पेमेंट ऑफ GST इज नॉट ए एक्सपेंस। इसको एक्सपेंस नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानते एक्सपेंस? हमने पेमेंट किया है, अगर हम इसको एक्सपेंस मानेंगे तो ये एक्सपेंस किसमें जुड़ जाएगा, प्लस परचेज में हो जाएगा। एक्सपेंस किसमें जुड़ जाता है, जो हमने परचेज किया है उसके ऊपर जो भी हमने एक्सपेंडिचर किया है तो वो उसमें जुड़ जाएगा, है ना। तो हम इसको एक्सपेंस नहीं मान के इसको क्या मानते हैं, इसका हमें वापस सेट ऑफ करना है। जो हमने CGST SGST दिया है, पेमेंट किया है, उसको हमें बाद में जाके सेट ऑफ करना पड़ेगा, और जब सेट ऑफ करेंगे तो ये हो गया हमारा एडवांस पेमेंट। इसको हम एडवांस पेमेंट कहेंगे, ठीक है ना। अब एडवांस पेमेंट क्या होता है, एडवांस पेमेंट तो हमारी एसेट हो गई, ठीक है ना। और एसेट जब इंक्रीज होती है तो डेबिट और डिक्रीज होती है तो
यही नियम है ना। इसको हम एडवांस पेमेंट, क्योंकि हमें आगे जाके इसको वापस लेना है, इसको सेट ऑफ करना है, इसलिए ये है एडवांस पेमेंट। और एडवांस पेमेंट एसेट हो गया, और एसेट जब इंक्रीज होती है तो हम डेबिट करते हैं, और डिक्रीज होती है तो हम क्रेडिट करते हैं। इसलिए चूंकि ये बढ़ रहा है तो हमने इसको डेबिट कर दिया। बात समझ में आ गई? ये कैसे डेबिट किया, ये कैसे किया, ये कैसे किया, ये कैसे किया, सारी चीज़ आपको क्लियर है। वैसे जनरल एंट्री तो आपको पता है, बस इसके बारे में नहीं पता था, वो हमने आपको क्लियर कर दिया कि ये एक्सपेंस नहीं है। अगर हम जीएसटी का पेमेंट करते हैं तो वो एक्सपेंस नहीं है, उसको एक्सपेंस नहीं मानना, और उसको क्या मानेंगे, एडवांस पेमेंट मानेंगे कि हमने उसको एडवांस में पेमेंट कर दिया है, और उसको एडजस्ट करेंगे, आगे जाके हम एडजस्ट करेंगे। सेम इसी तरीके से अगर हमने कलेक्ट किया है, कलेक्शन ऑफ जीएसटी, ये हमारी इनकम नहीं है, ये हमारी इनकम नहीं है। हमने जो जीएसटी हमको मिल गया वो हमारी इनकम नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने हमको केवल ऑथोराइज किया है कि आप ये जीएसटी कलेक्ट करके, जो भी आप सेल करोगे वो जीएसटी कलेक्ट करके हमको देना है। तो ये क्या होगी, हमारी लायबिलिटी होगी। आप समझ में आ गई? हमने जब जीएसटी कलेक्ट किया है तो हमारी लायबिलिटी हो जाती है, ये इनकम नहीं है और ये एक्सपेंस नहीं है। आज समझ में आ गई? वो एडवांस पेमेंट है तो एसेट हो गया, और ये हमारी लायबिलिटी है क्योंकि हमें पेमेंट करना है अभी, तो इसलिए। और लायबिलिटी में जब प्लस होगा तो हम क्रेडिट करेंगे, जब माइनस होगा तो हम डेबिट करेंगे। मतलब अब चलते हैं अपन दूसरी एंट्री लेते हैं। sold goods for cash for rupees 5,000 plus CGST and SGST at the rate 6% each। अब हमने कुछ माल सेल कर दिया, अब हमने कुछ माल सेल किया हुआ है, और वो किया है 5,000 रुपीज़ का। इसकी एंट्री क्या बनाएंगे? जब हम सेल करते हैं तो क्या एंट्री बनाते हैं? अगर कैश में सेल किया है तो कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, क्योंकि कैश एसेट है, और एसेट जब इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं। यहाँ भी जो कैश से हमारा सेल हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, प्लस 2 क्या हुआ, सेल्स अकाउंट, माल हमारे पास से गया है। दूसरी चीज क्या है, 2 CGST अकाउंट, इनपुट आउटपुट CGST बोलेंगे इसको, आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। सेल से कितना आ गया 5,000 और 6% 300 प्लस 300, ये हो गया आपका कैश आ गया 5,600। ये एंट्री हो गई। मैंने बताया था आपको, ये जब इंक्रीज करेगा, लायबिलिटी हमारी इंक्रीज करेगी तो हम क्रेडिट कर देते हैं, और वो हमें क्रेडिट कर दिया है, और सेल्स को क्रेडिट कर दिया है, और कैश। ठीक बच्चों, तीसरी एंट्री लेते हैं। ये हो गया आपका इंट्रा स्टेट सेल्स और परचेज। अब अपन इंटर स्टेट की ओर देखते हैं, सेल और परचेज की, और क्रेडिट की देखते हैं। क्रेडिट और कैश में केवल अंतर कैश में और उसमें डेटर या क्रेडिटर में हो जाता है।
तो बात पता ही है ना। अब जैसे कि परचेज्ड गुड्स फ्रॉम करण रुपीज 10,000 plus IGST at the rate 12%। तो हमने किसी का नाम लिख दिया और कैश का नहीं लिखा है तो इट मीन्स कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। हमने परचेज किया करंट से, तो परचेज किया तो परचेज अकाउंट तो डेबिट हो ही गया। परचेज अकाउंट डेबिट। दूसरा क्या होगा, IGST, इसमें 12% हो रहा है। CGST और SGST की जगह IGST हो रहा है। इसका मतलब ये है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है हमारा। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन समझ रहे हो ना, बताया हुआ है कि जब हम अपने स्टेट से बाहर के स्टेट से कोई परचेज करते हैं तो वो इंटर स्टेट हो गया। इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू करंट से लिया है और हमने कैश से नहीं लिया, इसलिए हम करंट के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है ना। परचेज कितने का किया, 10,000 का, और 12% से नीचे लिखना था, %12 से IGST लग गया। अब इसमें केवल IGST लगता है, एक ही लगेगा। टोटल 11,200 ये हो गया। ये हमारा क्रेडिट का है प्लस इंटर स्टेट का ट्रांजैक्शन है, वो इस तरीके से होगा। क्रेडिट है तो यहाँ पे अगर हमारा कैश होता तो कैश अकाउंट आ जाता है। अब चूंकि हमने क्रेडिट परचेज किया है किसी से तो इसलिए करंट का नाम आ गया। इसी में फोर्थ ट्रांजैक्शन हो सकता है बच्चों सोल्ड का, इंटर स्टेट और क्रेडिट। सोल्ड गुड्स टू रहीम रुपीज 8,000 प्लस IGST at the rate 12%। हमने कोई माल सेल किया है रहीम को, जब इसमें कैश का नहीं है तो ये भी हो गया आपका इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, और IGST इस पर लगा हुआ है। तो क्या लगाओ, क्या लिखोगे, रहीम को बेचा है तो रहीम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट IGST अकाउंट। ठीक बात है। कितने का माल सेल किया, 8,000 का, और 12% से आपकी 960 का हो गया आउटपुट GST 12% से, और ये हो गया 8,960 रुपीज हमें उससे कलेक्ट करने हैं। ये हो गया हमारा सेल का ट्रांजैक्शन, क्रेडिट का। ठीक बच्चों, तो परचेज का कैश से सेल का, और ये हो गया इंटर स्टेट परचेज वो क्रेडिट और इंटर स्टेट। अब बच्चों इसमें से कुछ माल वापस जा सकता है या वापस आ सकता है ना।
माल डिफेक्टिव हो जाता है, हमने कोई परचेज किया, जैसे कि ये परचेज किया था हमने, फिफ्थ एंट्री बनाओ, परचेज रिटर्न टू करण ऑफ रुपीज 2000। हमने करण से माल खरीदा था 10,000 का, और उसमें से बीइंग डिफेक्टिव गुड्स, बीइंग डिफेक्टिव गुड्स, हमने करण से माल खरीदा था 20,000 का, उसमें कुछ माल खराब निकल गया 2,000 का, हमने उसको वापस कर दिया। वापस करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, हमने करण को क्रेडिट दिया था, अभी हमें करण को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको करण अकाउंट डेबिट, और क्या डेबिट करना पड़ेगा, करण के अकाउंट को डेबिट कर दिया है ना, और परचेज टू परचेज रिटर्न अकाउंट, और क्या किया था, इनपुट IGST लगाया था हमने 12% से 1200 रुपये की, तो उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा, जो हमने IGST लगाई थी उसको हमें वापस करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमने माल ही वापस कर दिया है। तो टू इनपुट IGST अकाउंट, ठीक है। अब परचेज रिटर्न कितने का किया, 2000 का, ठीक है, और इस पर 12% से 240 का हमने ये रिवर्स कर दिया, तो इसको करण को डेबिट कर दिया 2240 का, ये पूरी एंट्री होगी। जो हम अगर कोई IGST हमने पेमेंट किया है तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा, अगर हमने कलेक्ट किया है तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि हम माल वापस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगी वापस की एंट्री, ठीक बच्चों। अब हम सेल की ओर, सेल वापसी की ओर एक एंट्री करते हैं, और ये आप नोट कर लीजिए, उसको हम इधर लिख देते हैं। सिक्स, हमने माल सेल किया, ये रहीम को 8,000 का। अब रहीम के पास कुछ माल खराब निकल आया, तो उसने हमें वापस कर दिया, तो क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न ऑफ ₹1000 वाई रहीम, ठीक है। जो रहीम को हमने माल भेजा था 8,000 रुपये का, और उसमें से उसने 1,000 रुपये का माल हमें वापस कर दिया, क्या एंट्री करोगे, हम रहीम को हमने क्या किया था, डेबिट किया था, अब हम इसको क्रेडिट करेंगे। दूसरा क्या किया था, सेल्स को, तो यहाँ सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रहीम के अकाउंट, है ना, रहीम अकाउंट, ये तो हो गया आपका सेल का। अब हमने उससे आउटपुट IGST लिया था 960 का, ये भी हमें रिवर्स करना पड़ेगा, तो आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, 12% से 1,000 पर
सेल्स रिटर्न हो गया 1000 का, और आउटपुट आज जीएसटी हो गया 12% से 120 का, 1120 से हमने रैंक को क्रेडिट कर दिया। ठीक है बच्चों, ये हमने कुछ एंट्री आपको बताई सेल और परचेज की, क्रेडिट डेबिट कैसे कैसे करते हैं, है ना, जनरल में। बाकी तो आपको पता ही है, केवल सीजीएसटी और आईजीएसटी का और था कॉन्सेप्ट, वो हमने आपको क्लियर किया कि उसको डेबिट और क्रेडिट क्यों करते हैं और कब करते हैं और कैसे करते हैं, वो आपको एंट्रीज यहाँ पर बता दी। इसके अलावा और भी बाकी एंट्रीज की बात करेंगे हम जब आगे बढ़ेंगे, तो कुछ एक्सपेंडिचर की एंट्रीज होगी, कुछ ऐसी एंट्रीज होगी जिनका कि हम सेट ऑफ नहीं कर सकते, कुछ ऐसी एंट्रीज होगी जिनको कि हम जीएसटी ले ही नहीं सकते, कुछ ऐसी एंट्री जो एग्जेम्प्ट होगी। तो ये सारी एंट्रीज के बारे में हम अगला वीडियो में फिर बात करेंगे। तब तक के लिए आप मस्त रहो। ओके, बाय बाय, गुड डे।